स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS पे। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये अपना सेकेंड वीक का PIB का एनालिसिस है सितंबर महीने का। और ऐसे ही दोस्तों एक और चीज़ आपके लिए मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ कि बहुत ही जल्द, यानी कि अगले एक हफ्ते के अंदर में अगस्त महीने के योजना और कुरुक्षेत्र और साथ में ही सितंबर महीने की भी योजना और कुरुक्षेत्र, यानी कि मैं 30 तारीख तक कराने की दोनों कोशिश करूंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लस में आगे बढ़ने से पहले ये बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी के लिए कि आप बैच 6 जिसकी क्लासेस सुबह 8 बजे हुआ करेंगे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बैच 6 की क्लासेस 30 सितंबर से शुरू हो जाएंगी और इसको आप PRT लाइव कोड यूज़ करके इसका एक्सेस ले सकते हैं। और इस कोर्स में दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, GS, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, दोनों की GS इसमें आपको कंप्लीट होकर मिलेगी, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़, आपको प्रीलिम्स के लिए पूरी टेस्ट सीरीज इसके अंदर मिलेगी। तीसरी चीज़, इसके अंदर में आपको मेंस के लिए गाइडेंस मिलेगी, मेंस के लिए आंसर राइटिंग मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, आपको CSAT का कोर्स मिलेगा, एग्ज़ाम से पहले आपको प्रीलिम्स का पूरा क्रैश कोर्स मिलेगा, आपको जो नोट्स हैं वो PDF मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। करंट अफेयर प्रोग्राम के तहत में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलेंगी, करंट अफेयर्स के PDF मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली है। तो आप इसको ज्वाइन करिए PRT लाइव कोड यूज़ करके। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर पर कनेक्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। प्रशांत तिवारी PDF नाम का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको इस सेशन की क्या मिलेगी, PDF आपको मिल जाएगी। चलें आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली अगर न्यूज़ देखी जाए दोस्तों, तो आप सभी ने इस न्यूज़ के बारे में सुना होगा कि राजपथ का नाम हमने कर्तव्य पथ कर दिया है। और जो कॉलोनियल एरा का जो माइंडसेट था उसको चेंज करने की कोशिश की गई है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। और सिर्फ नाम ही चेंज नहीं हुआ, वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की क्या है, तस्वीर भी लगाई गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, कर्तव्य पथ का क्या किया है, उद्घाटन किया है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, और सुभाष चंद्र बोस जी की इंडिया गेट पर क्या करी है, तस्वीर का मतलब जो स्टैचू है उसका भी क्या किया है, अनावरण किया है। तो याद रखिए कर्तव्य पथ कहाँ से, पहली बात तो याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं राजपथ यानी कि राज, किंग्स वे, यानी कि ये किसके सिंबल है, कि पावर का सिंबल है, यानी कि ये किसका सिंबल है कि आप रूल कर रहे हैं किसी पर। उसका नाम आप जब चेंज करते हैं, कर्तव्य पथ करते हैं, तो कर्तव्य पथ का मतलब ये होता है कि आप ये चाहते हैं कि ड्यूटी से रिलेटेड आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कर्तव्य। तो ये इसका एस्पेक्ट है, प्लीज़ याद रखिएगा। पब्लिक एम्पावरमेंट, पब्लिक ओनरशिप, ये दर्शाने के लिए। और ये कहाँ से शुरू होता है, आपका नेशनल वॉर मेमोरियल जो है, और वो राष्ट्रपति भवन तक ये जाता है कर्तव्य पथ आपका। और कर्तव्य पथ के अंदर में आपके बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्यूटीफुल लैंडस्केप हैं, यहाँ पर आपको नए नए ग्रीन चीज़ें मिलेंगी, ग्रीन एरिया मिलेंगे, वहाँ पर नए नए चीज़ें देश के बारे में सीखने को मिलेगा, हमारा इतिहास क्या है, वो सारी चीज़ें इसके आसपास में बनाई गई हैं, कर्तव्य पथ के आसपास में। ठीक है। और साथ में क्या किया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की क्या की गई है, इंडिया गेट पर स्टैचू का भी क्या किया गया, अनावरण किया गया है। ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके बारे में कहा कि उनकी जो पोजीशन थी, उनके जो रिसोर्सेज थे, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, वो इतने इंपॉर्टेंट फिगर रहे हमारे आज़ादी के फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर में। और अगर ये देखा जाए, ही वॉज द फर्स्ट हेड ऑफ अखंड भारत, जहाँ पर उन्होंने अंडमान को क्या किया, 1947 से पहले ही आज़ाद कर दिया और अपनी खुद की सरकार बनाने की घोषणा भी कर दी। सारी चीज़ें आप जानते हैं। नेताजी भवन एक म्यूज़ियम है, कहाँ पर, कोलकाता के अंदर में, प्लीज़ याद रखिएगा, उन्हीं से रिलेटेड है। ये भी कभी फैक्ट आ जाए कि नेताजी म्यूज़ियम कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, कोलकाता के अंदर में है। तो सुभाष चंद्र नेताजी से रिलेटेड स्टैचू जो है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें कि एक और चीज़ याद रखिएगा, ये वही जगह है जहाँ पर 23 जनवरी को क्या किया गया था, नेताजी का होलोग्राम लगाया गया था। ठीक है। फिर उसको स्टैचू में बनने में टाइम लगा, तो स्टैचू बन के अब उसको क्या किया गया, होलोग्राम हटा के अब स्टैचू लगा दिया गया, याद रखिएगा। ठीक है। पराक्रम दिवस किससे रिलेटेड है, नेताजी से रिलेटेड है, 23 जनवरी को, प्लीज़ याद रखिएगा। ठीक है। बर्थ एनिवर्सरी जो रहती है उनकी 23 जनवरी, इसको क्या है, पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। स्टैचू जो है आपका किसने बनाया, श्री अरुण
योगी राज जी और उनकी टीम के द्वारा बनाया गया, ठीक है। और 28 फीट बड़ा है और मोनोलिथिक ग्रेनाइट स्टोन से बना है, ठीक है। तो प्लीज़ ये कुछ मोटे मोटे फैक्ट हैं जो याद रखिएगा, इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके कभी आ जाए। अगला जो है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, इसके बारे में कई बार हम डिटेल में बात कर चुके हैं। अगर देखा जाए तो विश्व की 20% आबादी भारत के अंदर में है, लेकिन जब हम टीबी के बारे में बात करते हैं तो भारत के अंदर में वर्ल्ड का 25% टीबी पेशेंट भारत के अंदर में पाए जाते हैं। और टीबी एक बहुत बड़ी बीमारी है जो क्या करती है, अंदर तक लोगों को ख़त्म कर देती है। उसमें कई लोगों की जान चली जाती है। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक एनालिसिस भी कराया गया, स्पर्श वाला, ठीक है, आश्वासन वाला। ये सारी चीज़ें याद रखिए, सारी चीज़ें क्या है, आश्वासन स्पेसिफिक याद रखिएगा। आश्वासन जो कैंपेन था ये क्या है, टीबी से रिलेटेड। हमने क्या किया कि जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पर भी एनालिसिस किया कि कहाँ कितने टीबी के पेशेंट हैं, सारी चीज़ हमने करी। तो टीबी मुक्त भारत करना है। वैसे यूनाइटेड नेशन का प्लीज़ याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन का जो टारगेट है कि 2030 तक टीबी फ्री करना है, लेकिन भारत ने अपना टारगेट एक्स्ट्रा लिया और 5 साल पहले ही हमने कहा कि हम क्या करेंगे, 2025 तक हम भारत को क्या करेंगे, टीबी फ्री कर देंगे, टीबी मुक्त कर देंगे। प्लीज़ याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन का जो टारगेट है वो क्या है और हमारा क्या टारगेट है वो प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत में जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG के तहत में जो टारगेट है, हर कंट्री को क्या करना है, 2030 तक क्या करना है, टीबी को इरेडिकेट करना है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम 2025 तक क्या करेंगे, टीबी को इरेडिकेट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। क्लियर है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें शुरू करी हैं इसके अंदर में इनिशिएटिव, जैसे आपका हो गया निक्षय पोर्टल हो गया, निक्षय मित्रा हो गए, ये सारी चीज़ें हमने शुरू करी हैं। तो निक्षय मित्र इनिशिएटिव ये क्या है, दरअसल एक चीज़ देखने में आई, ये चीज़ समझने में आया कि टीबी के जब पेशेंट्स होते हैं तो उनको फूड हो गया, दवाइयाँ हो गई, सपोर्ट हो गया, इन सब की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब टीबी जो बीमारी है उसको ख़त्म करने के अंदर में ये देखा गया कि गवर्नमेंट के जितने इनिशिएटिव हैं, गवर्नमेंट के पास में जितने रिसोर्सेज हैं वो सफिशिएंट नहीं हो पा रहे हैं, वो सफिशिएंट नहीं हो पा रहे हैं। तो क्यों ना कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इसके अंदर में क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए, कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन को इसके अंदर में लेकर आया जाए। तो इसलिए इस इनिशिएटिव को लिया गया और इस इनिशिएटिव में सबसे पहला टारगेट यही लिया गया कि क्या करेंगे हम, जैसे मान के चलिए इंडिविजुअल्स हो गए या क्या गया, निक्षय मित्र इनिशिएटिव शुरू किया गया। ये एक पोर्टल है जिसके अंदर में मैक्सिमम जो टीबी के पेशेंट्स उन्होंने कंसेंट दे दिया है कि हाँ हम अडॉप्ट होने के लिए तैयार हैं। तो इंडिविजुअल हो गए, NGO हो गए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हो गए, सबके सब क्या कर सकते हैं, किसी को अडॉप्ट कर सकते हैं, यानी कि टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं और उनके फूड हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, सपोर्ट हो गया, मेडिसिन हो गया, इन सब का खर्चा उठा सकते हैं। तो प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट को करने के लिए ऑल सिटीजन को क्या किया, अर्ज किया गया कि निक्षय मित्र बने आप सभी के सभी, जिसके तहत में क्या किया जा सके, कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन के थ्रू 90 क्या नाम है, आप क्या करें, 2025 तक क्या करेंगे, टीबी को भारत से खत्म कर देंगे। तो आपके NGO हो गए, इंडिविजुअल हो गए, रिप्रेजेंटेटिव हो गए, सबको क्या किया इसके अंदर में कहा गया कि आप डोनर बनिए, ठीक है। क्लियर है। तो निक्षय एक डिजिटल पोर्टल है जहां पर क्या है, कम्युनिटी सपोर्ट पेशेंट्स को दिया जाएगा, टीबी के साथ में जो पेशेंट जूझ रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ याद रखिएगा, निक्षय पोर्टल के अंदर में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी इंक्लूड किया है, जहां पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्या करे इसमें इंक्लूड हो जाए सारी चीज़ें। 13.5 लाख टीबी पेशेंट है, जिसमें से 9 लाख टीबी पेशेंट ने क्या किया है, अपना क्या किया है, कंसेंट दे दिया है कि हाँ वो अडॉप्ट होने के लिए तैयार है। चलें आगे बढ़े। तो प्लीज़ याद रखिएगा टीबी मुक्त भारत अभियान। तो ये हम किस मिशन के तहत करें, किस प्रोग्राम के तहत करें, तो याद रखिएगा नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम NTEP, इसके तहत में हमने टारगेट लिया है कि 2025 तक हम क्या करेंगे, टीबी को देश से खत्म कर देंगे, ठीक है। पहले इसका नाम था रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, उसको फिर हमने रीनेम किया 2020 के अंदर में, किस नाम से, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, ठीक है। क्लियर। प्लीज इस पॉइंट को नोट कर लिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और इस बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है। आई काफ़ी सारे मैंने ऑलरेडी बताया, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टीबी के जो पेशेंट्स रहते हैं उसके अंदर में क्या है, जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए क्या है, न्यूट्रिशन वैल्यू को कैसे इंश्योर किया जाए, 500 रुपये फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड पर पर्सन दी जा रहा है कि 500 रुपये पर पर्सन दिया जाएगा। ये इंश्योर करने के लिए इससे मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे
क्योंकि जब टीबी पेशेंट की जो दवाइयाँ चलती हैं वो बहुत हार्ड होती हैं, वो भी क्या करती है, इंसान को अंदर तक तोड़ देती हैं। तो इसमें न्यूट्रिशन जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा दवाई रिएक्ट करेगी, उतना अच्छा आपकी हेल्थ रिकवर होगी और उतना जल्दी आप क्या कर पाएंगे, टीबी की बीमारी से क्या है बाहर निकल सकते हैं। तो इसलिए ये भी चीज़ है। जैसे क्या है, पेशेंट प्रोवाइडर सपोर्ट एजेंसीज, प्राइवेट सेक्टर के अंदर में भी ये कहा गया कि भाई प्राइवेट सेक्टर्स भी इसके अंदर में क्या करें, इन्वॉल्व हों। तो सारी की सारी चीज़ें प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, IPEF, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में बना हुआ था। आप सभी जानते हैं कि इंडो पैसिफिक का जब भी जिक्र होता है तो चीन का जिक्र होता है। चीन और चाइना की जो प्रेजेंस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है इंडो पैसिफिक रीजन के कंट्रीज़ का एक साथ आने के लिए। आप जानते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में शांति को स्थापित करना, सिक्योरिटी को स्थापित करना, इसीलिए क्या है क्वाड बना। अब दरअसल क्या है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के जो ट्रेड हैं चाइना के साथ में बहुत ज़्यादा हैं और चाइना के ऊपर में कई सारी सप्लाई के लिए क्या होते हैं, हम डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं। तो चीन को रिप्लेस करने के लिए, चीन की जगह दूसरी एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म को बनाने के लिए यूएस के द्वारा इसको लेड किया गया है। IPEF का फ्रेमवर्क रखा गया जिसके अंदर भारत भी रहा। इसके 4 पिलर है, 4 पिलर में से 3 पिलर पे भारत राजी है और एक पिलर जो ट्रेड वाला जो पिलर है उसमें भारत राजी नहीं हो पा रहा है। क्योंकि ट्रेड वाले में क्या होगा, जैसे मान के चलिए इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बन जाएगा, इकोनॉमिक पिलर। तो क्या होगा, मान के चलिए किसी एक कंट्री में कोई प्रोडक्शन होता है तो दूसरी कंट्री के अंदर में जिन्होंने इस पैक्ट को साइन किया होगा वो बेच सकते हैं अपना सामान बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। तो भारत का ये कंसर्न रहा कि जब ट्रेड वाली जब बात आती है तो कहीं ऐसा ना हो कि भारत को एक तरीके से नुकसान हो कि दूसरी कंट्रीज, क्योंकि वो उनका जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत अच्छी है, तो ऐसा ना हो कि वो एक्सपोर्ट का फ्लडिंग हो जाए इंडिया के अंदर में, इंपोर्ट ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। इसलिए जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उसके अंदर में हम इस वाले पोर्शन पे, इस वाले पिलर पे, ट्रेड वाले पे राजी नहीं हुए। तो प्लीज़ याद रखिएगा। तो ये क्या है, IPEF क्या है, IPEF के अंदर में 4 पिलर्स हैं। पहला क्या है, सप्लाई चेन, ये हमें बिल्कुल राजी हम इस चीज़ पे। टैक्स एंड एंटी करप्शन, इस पर भी राजी हैं। क्लीन एनर्जी, इस पर भी राजी हैं। ट्रेड पर हम क्या है, हमारा थोड़ा सा कंसर्न है और हम चाहते हैं कि अभी इसके ऊपर में क्या हो, और ज़्यादा बातचीत हो, और ज़्यादा डिस्कशन, और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन, उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, साइन करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो प्लीज़ याद रखिएगा IPEF ये US लेड है। ठीक है, क्या है, US के द्वारा लेड इनिशिएटिव है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आर्टिकल है आचार्य विनोबा भावे जी। इनको क्या किया है, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्विटर पर ट्वीट किया था तो श्रद्धांजलि भी दी थी, सारी चीज़ें हैं, उनको याद भी किया, ट्रिब्यूट दिया। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जय जगत जी के नाम से इनको जाना भी जाता रहता है। ठीक है, तो जानते हैं सारी की सारी चीज़ें। विनायक नरहरि भावे जी, ठीक है, प्लीज़ याद रखिए, विनोबा भावे जी जिनको बोला जाता है। इनका जन्म 11 सितंबर 1895 को कहाँ पर हुआ था, रायगढ़ के अंदर में। कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर में। और ये गांधी जी के क्या रहे, शिष्य रहे। ठीक है, और इन्होंने जो फाउंडर, जो आपको ध्यान होगा, भूदान योजना, भूदान का मतलब क्या, जो भू यानी कि जमीन, दान यानी कि गिफ्ट करना। तो भूदान योजना के अंदर में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा और ये फाउंडर थे उसके। ठीक है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द मैग्सेसे अवार्ड। ये चीज़ आप सभी ने अभी मैग्सेसे अवार्ड अभी सुना होगा कि केरला की जो क्या नाम है, हेल्थ मिनिस्टर थी, उनको देने की बात की। रवीश कुमार जी के बारे में आपने सुना होगा। तो प्लीज़ याद रखिएगा, पहले थे ये जिनको मैग्सेसे अवार्ड 1958 में दिया गया। एक और चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, भारत रत्न भी इनको 1983 के अंदर में मिला, ये भी चीज़ याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है विनोबा भावे जी से रिलेटेड, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे कि फर्स्ट पर्सन थे जिनको रामन मैग्सेसे अवार्ड मिला, भूदान योजना में थे, तो आपको ऑप्शन दे देंगे कि कौन, किसके बारे में जिक्र हो रहा है, तो याद रखिएगा। और इंडिविजुअल सत्याग्रही के बारे में देखा जाए तो गांधी जी ने इन्हीं को सेस पे पहली बार 1940 में क्या किया था, चूज किया था। ये भी चीज़ याद रखिएगा। नॉन वायलेंस की बात करते थे, कंपैशन की बात करते थे, कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन उसको कैसे खत्म किया जाए उसकी बात करते थे। तो प्लीज़ याद रखिएगा, गांधी जी का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। 1982 में इनका क्या हुआ, स्वर्गवास हो गया। ये भी चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट, IFSCA फिनटेक इनिशिएटिव या इंसेंटिव स्कीम, इनिशिएटिव नहीं, फिनटेक इंसेंटिव स्कीम। ये स्कीम क्या है कि भारत के अंदर में जो फिनटेक हो रही है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो नए नए स्टार्टअप बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप फोन पे इस्तेमाल करते हैं, पेटीएम इस्तेमाल करते हैं, तो ये क्या है, फिनटेक है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। जहाँ पर क्या हो गया, जो नॉर्मल ट्रेडिशन था, बैंक जाकर पैसा लेना, बैंक जाकर पैसा जमा करना, वहाँ से पैसा निकाल कर लाओगे तभी पैसे का यूज़ कर पाओगे, उसको इसने रिवोल्यूशनाइज कर दिया है। तो आने वाला ज़माना ये कहा जा रहा है कि फिनटेक का ही वर्ल्ड रहने वाला है।
और फिनटेक के अंदर में जो कंपनी जो कंट्री अच्छा परफॉर्म करेंगी वो वर्ल्ड के अंदर में रूल करेंगी। अब ऐसा तो नहीं है कि फिनटेक सिर्फ और सिर्फ भारत में रहे, तो ये फिनटेक विदेश में भी जाए, बाहर की तरफ जाए। उसके लिए क्या किया गया, इस स्कीम को शुरू किया गया फिनटेक इंसेंटिव स्कीम, यानी कि फिनटेक जो कंपनीज हैं, जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, उनको क्या किया जाएगा, इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि उनको कैसे बाहर के प्लेटफॉर्म पर लेकर जाया जाए। तो किसके द्वारा किया जा रहा है ये, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के द्वारा, जिसकी स्थापना कब हुई थी आप सभी के सभी जानते होंगे, अभी आगे पढ़ भी लेंगे कि 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, क्लियर प्लीज याद रखिएगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, इसने क्या किया है, इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया है। किस चीज के लिए, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फिनटेक एक्टिविटीज इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ग्रांट। और इसके अंदर में ये कोशिश की जा रही है कि फिनटेक हब को क्या किया जाए, वर्ल्ड क्लास बनाया जाए। ठीक है, ये चीज बस इतना याद रखिएगा, फिनटेक किससे रिलेटेड ये चीज रखिएगा। तो IFCA की स्थापना कब हुई, 2020 के अंदर में स्थापना हुई थी, आप सभी को पता होगा। और किसके अंडर में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के अंदर में, जो 2019 का एक्ट था, आप सभी को पता हो, गिफ्ट सिटी गुजरात गांधीनगर वहां से रिलेटेड है। ठीक है, प्लीज याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज। नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड, नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड, बस इतना याद रखिए कि ये स्टील से रिलेटेड है। स्टील के अंदर में, आयरन के अंदर में, जो सेक्टर के अंदर में किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लाइफ लॉन्ग बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो उनको अवार्ड दिया जाता है। तो अप्रूवल मिल गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा, किस चीज़ के लिए, नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड के लिए। ठीक है, तो नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड क्या है, ये पहली बार प्लीज याद रखिए किसके द्वारा अप्रूव किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा। किनके दिया जाता है, किनको दिया जाता है, जो मेटलर्जिस्ट है इन द फील्ड ऑफ आयरन एंड सेक्टर, क्या नाम है, स्टील सेक्टर। अब किसी भी कंट्री के अंदर में दोस्तों आयरन और स्टील का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कोई भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ बनाना हो गया, बड़ी से बड़ी चीज़ बनाना हो गया, स्टील और आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, नॉमिनेशन इनवाइट किए जाएंगे ऑनलाइन, और ये कब, 3 फरवरी अवार्ड जो है सेरेमनी रहेगी, वो कब रहेगी, 3 फरवरी हर साल रहा करेगी। 3 फरवरी 1959 के दिन क्या हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या किया था, हमारा फर्स्ट ब्लास्ट फर्नेस कंट्री का कहाँ पर, रोरकेला में हुआ था। तो इसलिए इसको क्या है, उसको मनाने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए क्या किया गया, 3 फरवरी। तो जो ये अवार्ड है दोस्तों, ये आपके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड, यंग मेटलर्जिस्ट मेटल साइंस के अंदर में, यंग मेटलर्जिस्ट आपके एनवायरमेंटल साइंस के अंदर में, अवार्ड R&D के अंदर में, ये चीज़ें हर कैटेगरी के अंदर में यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ बस याद रखिएगा, डेट याद रखिए, मिनिस्ट्री याद रखिए, इससे ज़्यादा और कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड क्या है कि नेशनल मेटलर्जी डे अवार्ड पहले भी दिया जाता रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी ये, तो 1962 में इसको क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा इसको इंस्टीट्यूट किया गया था, इसको बनाया गया था, यहाँ से अवार्ड मिल रहा था। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डायरेक्शन दिए, ठीक है, और चेंज करने की बात करी, इसके नाम को चेंज करने की बात करी गई थी, और इसलिए इसको क्या किया गया, नाम चेंज किया गया। ठीक है, क्लियर है, चलें आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो एक्सरसाइज पिच ब्लैक, अब ये क्या है, मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, और ये एक्सरसाइज कौन होस्ट करता है, ऑस्ट्रेलिया। प्लीज़ याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में एक्सरसाइज रहती है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इंडियन एयरफोर्स ने इसके अंदर में क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है, एक्सरसाइज पिच ब्लैक। एक चीज़ याद रखिएगा, ये क्या है, मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, होस्टेड बाय किसके द्वारा, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स के द्वारा। प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिएगा, इंडियन एयर फोर्स में भाग लिया है। आपको कंफ्यूज करने के लिए कहेंगे कि इंडियन आर्मी ने इसके अंदर में भाग लिया है या नेवी ने इसके अंदर में भाग लिया है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। और कहाँ पर, दूसरी कंट्री याद रखिएगा, दूसरा क्या है, ये बायलैटरल नहीं है, ये मल्टीनेशनल है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नहीं, और भी कई सारी कंट्रीज इसके अंदर में भाग लेती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। दूसरी चीज़, तीसरी कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या है, और आपके क्या रहे एयरक्राफ्ट कहाँ कहाँ से, आपके जर्मनी से भी आए थे, जापान से भी आए, रिपब्लिक ऑफ कोरिया से भी आए इस एक्सरसाइज के अंदर। पहली बार ऐसा हुआ कि जापान, जर्मनी और कोरिया से भी इसके अंदर में आए। ठीक है, और ये एक्सरसाइज है 3 वीक की रही। प्लीज़ याद रखिएगा, इसके अंदर में भारत की तरफ से कौन, सुखोई गया था, और C-17 एयरक्राफ्ट गए थे इसके अंदर में, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अगली एक्सरसाइज है जिमैक्स। जे से आप समझ जाइए जापान, आई से आप समझ जाइए इंडिया, और ये मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो इसमें क्या है, नेवी ने भाग लिया है। ठीक है, नेवल एक्सरसाइज ये जापान और इंडिया के बीच में। तो क्या है, जापान एंड
इंडिया के बीच में क्या रही, ये मैरीटाइम एक्सरसाइज रही। ठीक है, प्लीज़ याद रखिएगा, इंडियन नेवी। ठीक है, तो बस और ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक चीज़ और पूछ सकते हैं, धर्मा गार्जियन आपसे पूछ सकते हैं। धर्मा गार्जियन ऑलरेडी पढ़ाया हुआ टॉपिक है सारी। धर्मा गार्जियन तो क्या है, इंडिया और जापान के बीच में एक्सरसाइज होती है। ठीक है, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस। ठीक है, और ये क्या है, इट्स 5th एडिशन वॉज हेल्ड इन अरेबियन सी 2021 के अंदर में। और एक और चीज़ याद रखिएगा, जापान और किसी एक्सरसाइज में भारत के साथ भाग लेता है क्या? जी हाँ, मालाबार एक्सरसाइज, वो भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज में चारों की चारों कंट्रीज, जो क्वाड कंट्रीज हैं, वो भाग लेती हैं। कौन कौन? इंडिया, आपका जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। प्लीज़ याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया अभी हमने पिच बैक ब्लैक किया और ये हमने कर लिया। और यूएस के साथ में कौन सी है? युद्ध अभ्यास, अभी हमने पढ़ा। और रशिया के साथ अभी कहाँ गए? वोस्तोक। और रशिया, ये जो वोस्तोक एक्सरसाइज है, ये भी क्या, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, बहुत सारी कंट्रीज ने भाग लिया, चाइना ने भी भाग लिया। ठीक है, तो मैं आपको, मेरी अप्रोच यही रहती है, मैं आपके साथ साथ ये चीज़ें कोशिश करता हूँ कि और भी चीज़ें कैसे आप रिवाइज करते रहें। नेक्स्ट आर्टिकल है हिंदी न्यूज़ के बारे में, हिंदी दिवस के बारे में। दरअसल द हिंदू पढ़ाते पढ़ाते वो द हिंदू ही निकलता है दिमाग से। ठीक है, तो हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कुछ चीज़ें याद रखिएगा, प्रेजेंट कंटेक्स्ट के अंदर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई वाली जो आई है 2020 वाली, तब से बहुत ज़्यादा चीज़ें, लैंग्वेज फार्मूला, हिंदी लैंग्वेज के बारे में बात करना, सारी चीज़ों के बारे में बात करना, और ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं कि क्या हिंदी लैंग्वेज को उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उसको थोपने की कोशिश की जा रही है। बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है सरकार के ऊपर में, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि कैसे हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाए। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखिएगा, हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, प्लीज़ इस चीज़ को भी याद रखिएगा, हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ें याद रखिएगा। सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि हमारे यहाँ पर 8th शेड्यूल है, जिसके अंदर में 22 लैंग्वेज है, जिनको हम ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। पहली बात तो याद रखिएगा, 8th शेड्यूल याद रखिएगा। 14 सितंबर को हम क्या करते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, क्लियर है, प्लीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ें कुछ है इंपॉर्टेंट है और इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर में, फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर में देखिए, तो जैसे महात्मा गांधी जी भी बात करते थे, कहते थे स्वदेश, और स्वदेश की भावना सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक के अंदर में नहीं, हमारा वे ऑफ लिविंग, हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज, उसकी बात करते थे। जैसे तिलक जी बात करते थे, कहते थे कि हम स्वदेश जब तक स्वराज्य जब तक नहीं ला पाएंगे, स्वराज जब तक नहीं ला पाएंगे, जब तक हमारी खुद की भाषा में को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये भी चीज़ कहते थे। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट टाइम में पॉलिटिकल रेजिम के कारण में और पॉलिटिकल बेनिफिट्स के कारण में ये चल रहा है कि क्या मैं रीजनल लैंग्वेजेस ज़्यादा सुपीरियर हैं या हिंदी ज़्यादा सुपीरियर है। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, एग्जाम में कोट आ सकता है, कभी पूछा जा सकता है कि इस बार जो हिंदी दिवस था उसमें जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने ये कहा कि हिंदी जो भाषा है वो अकेले चलने वाली भाषा नहीं है, बल्कि रीजनल लैंग्वेजेस को साथ लेकर चलने वाली भाषा है। ये भी चीज़ याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो हिंदी दिवस क्या नाम है, प्लीज़ याद रखिएगा, कब? 14 सितंबर, है ना? ठीक है, 14 सितंबर। तो हिंदी शब्द सिंधु, इस हिंदी दिवस के दिन शब्द सिंधु ये क्या किया गया? फर्स्ट हिंदी टू हिंदी, हिंदी टू हिंदी क्या है, ये डिक्शनरी लॉन्च की गई। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या है, फाउंडर रहे आर्य समाज के, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश, लाइट ऑफ ट्रुथ हिंदी के अंदर में किया। दरअसल पीआईबी के अंदर में सारी चीज़ों का जिक्र रहा, मतलब जो होम मिनिस्टर ने वहाँ पर स्पीच दी उन सभी का जिक्र है। तो क्या हुआ कि जो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये आपसे पूछ सकते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई, किसकी बुक है, ठीक है, तो ये पब्लिश की किसके द्वारा, तो ये आपको पता होना चाहिए। बस मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी की इंपॉर्टेंस क्या रही, इस स्पीच के अंदर में होम मिनिस्टर जी ने बताने की कोशिश करी, और वही चीज़ें मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आने की कोशिश की है। तो हर साल 14 सितंबर को हम क्या करते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ याद करिएगा, 14 सितंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को हम देखते हैं तो इसी दिन हिंदी को क्या किया गया था, ये चुना गया था ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। वो बात अलग है कि उसके बाद में क्या होता है, प्रोटेस्ट के कारण में एक एक्ट पास किया जाता है और उसके तहत में क्या किया जाता है, इंग्लिश को भी कहा जाता है कि हमारे क्या रहेगी, वो भी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। एक और चीज़ याद रखिएगा, हमारे 8 शेड्यूल के बारे में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को बता दिया, और आर्टिकल 351 ये कहता है कि डायरेक्टिव देता है किसको, डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, किसके ऊपर में, स्टेट के ऊपर में। स्टेट कौन, सरकार के ऊपर में। ठीक है, क्लियर? चलें नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, स्वच्छता पोर्टल। स्वच्छता पोर्टल का मतलब क्या, इस चीज़ को समझिए कि ये ऐसा पोर्टल जो गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर में सफाई की बात करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा
यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया है स्वच्छता पोर्टल, ठीक है, जो आपका क्या है 2.0 कैंपेन, और ये क्या है 2 अक्टूबर से काम करना शुरू करेगा। ये पोर्टल किसके द्वारा बनाया गया? DARPG के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के द्वारा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो रिड्यूस करना है क्या पेंडेंसी, कहां पर? गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर में, और स्वच्छता के लिए, ये दोनों के दोनों कामों के लिए क्या है ये पोर्टल बनाया गया था। ठीक है, क्लियर है? प्लीज याद रखिएगा 67,000 साइट सिलेक्ट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जहां पर क्लीननेस कैंपेन चलाना है। ठीक है, और ये चीज याद रखिएगा, मतलब आप सिर्फ याद रखिएगा किसके द्वारा शुरू किया गया है, क्या ऑब्जेक्टिव है, बस। ठीक है, बस इससे ज़्यादा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, अटैच्ड ऑफिस, सबऑर्डिनेट ऑफिस, इन सब जगह पर इसको किया जाएगा। चलें, और आई होप आप सभी ने इस सेशन को इन्जॉय किया होगा, और ऐसे ही मैं 3rd वीक का भी लेकर आऊँगा। और एक और चीज़ मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, योजना एंड कुरुक्षेत्र, इनके सेशन भी मैं बहुत जल्द आपके लिए, यानी कि इस वीक के अंदर में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अगर आप सभी को ऐसा लगता है कि आप स्टडी IQ IAS का कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो अभी सही समय है, क्योंकि 30 तारीख से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी बैच 6 की। तो आप PRT लाइव कोड यूज़ करके इसके अंदर में क्या है क्लास के अंदर में एनरोल कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। आप ये है कि आप यहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।